नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। और आज आई इंडिया के स्टूडियो में खास शख्स को बुलाया है जिनका आपका परिचय कराते हैं। आपका नाम सुमीत टंडन है और आप उन लोगों के लिए जो लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए आप एक ऐसे, पहले तो यूँ तो कहिए दर्शनार्थी बनकर गए थे आप 2005 में। उसके बाद आप कितनी बार गए हैं आप जानकर खुद अचरज में पड़ जाएंगे, क्योंकि अब लोगों को आप दर्शन कराने लगे हैं। तो कैलाश मानसरोवर की जो लोग यात्रा करना चाहते हैं, सुमीत टंडन जी उनके लिए बहुत बड़े उपयोगी साबित होंगे। आपसे आज चर्चा करेंगे कि कैसे मानसरोवर की यात्रा करें, क्या क्या सावधानी बरतें, कैसे लोग कर सकते हैं, कौन कौन लोग कर सकते हैं, और वहाँ जो लोग जो 30 बार जा चुके हों तो वहाँ एक एक कण कण से आप वाकिफ होंगे। वहाँ के बारे में भी आज आपको बताएंगे। पहले आपका स्वागत है। नमः शिवाय। सुमित जी, हम जानना चाहेंगे कि आप किस सन से आपने शुरुआत की कैलाश मानसरोवर की यात्रा की, और फिर अब आप बताया जा रहा है कि आप लोगों को ले जाने लगे हैं वहाँ पर। तो निश्चित तौर पे ऐसी जगह आप ले जाते हैं जहाँ एक बार यात्रा करने वाला व्यक्ति अपने आप को धन्य मानता है। जी, नमः शिवाय। महादेव का आशीर्वाद मेरे को 2005 में सबसे पहले मिला मानसरोवर यात्रा के रूप में। हमारे गुरुजी परम पूजनीय स्वामी विचारानंद जी के सानिध्य में हम 5 यात्री 2005 में नेपाल के रास्ते कैलाश मानसरोवर गए। पहला अनुभव था, पहली यात्रा थी, मेरे जीवन की भी पहला तीर्थ था। उससे पहले मैं कभी किसी तीर्थ पे नहीं गया। ये भी महादेव की कृपा रही असीम। यात्रा में बहुत सारे अनुभव हुए, मीठे, खट्टे, कड़वे, सब। 16 दिन की यात्रा उस समय होती थी और हमारी वो यात्रा 22 दिन में पूर्ण हुई। गतिरोध, अवरोध और कुछ ट्रैवल एजेंसीज की वहाँ पे जो गड़बड़ियाँ होती हैं उसकी वजह से, मिसगाइडेंस की वजह से, महादेव का दर्शन, अनुभव, वो पॉजिटिविटी इतनी अच्छी मिली। लौटने में ही, नेपाल आते आते ही रास्ते में महाराज जी ने बोला, बेटा इस यात्रा में जो अनुभव हुए हैं और जो कटु अनुभव हुए हैं, तो ये दुनिया की रीत है कि जो आदमी जाता है लौट के आता है तो बुराई पहले बताई जाती है, उसका लाभ तो मिलता नहीं है, नुकसान ये होता है कि छवि बन जाती है। तो सबसे पहले तो मैं ये छवि क्लियर करूँगा कि कोई कठिन यात्रा नहीं है। अगर कोई सुगम और सरल यात्रा है तो सर्वप्रथम कैलाश मानसरोवर। यहाँ आपको इंडिया में, भारतवर्ष में, अपने घर में कहीं केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, यहाँ भी कहीं आपको परिश्रम करना पड़ सकता है, कई तरह के अवरोध आ सकते हैं। इस यात्रा में कुछ है ही नहीं, सिर्फ आराम, प्रभु का नाम और मंत्र। अब बात आती है कि यात्रा वो किस तरह से होती है, यहाँ तो कितने प्रकार के रास्ते हैं, क्या है। तो सबसे पहले तो बात यह है कि ये स्थान चीन के अंदर आता है, तिब्बत, जो जिसमें वर्चस्व चीन का है, पुलिस कंट्रोल उनका है, लॉ एंड ऑर्डर उनका है, करेंसी उनकी है, लैंग्वेज उनकी है, और वीज़ा परमिट उनका है। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए वैध, 6 महीने वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, तब आपको परमिशन मिलेगी। कैलाश यात्रा के लिए पहले चाइना आर्मी आपको परमिशन देगी परमिट के रूप में, फिर आपको दिल्ली से वीज़ा लेना है। ये सब कार्य हम करते हैं, ग्रुप पूरा एक बना के उसको लेके चलते हैं। यात्रा को सरल करना और जो वहाँ की विषमताएं थी उनको हटाने का काम विचार करा हमने, और उसको शब्द दिया पुनर्जागरण, पुनर्जीवित। जो हमारी यात्रा, जो हमारा तीर्थ है, इतना बड़ा हमारे जीवन का, पूर्वजों का स्थान, साक्षात देवताओं का स्थान, निवास, और उसको कुछ लोगों के मिथ्य की वजह से, उनके निजी लाभ की वजह से ये मिसगाइडेंस या बदनाम हो रहा था। तो इसको हमने एक अपना टारगेट बनाया कि हम इसको सरल बनाएंगे और लोगों में छवि जो खराब है इसको सुधारेंगे। 16 दिन की यात्रा अब
उस समय से अब इस समय में इतना डेवलपमेंट चाइना ने किया है वहाँ पर उस स्थान पे अपने निजी उनके स्वार्थ के लिए कि वो यात्रा अब जो है वो मात्र 10-12 दिन की रह गई है। और 3 रास्ते उसके 3 बॉर्डर उन्होंने नेपाल से खोले हैं, 2 बॉर्डर हमारे इंडिया से। हमारा भारत सरकार और चाइना सरकार का एक टाई अप है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के थ्रू, तो उसमें लिमिटेड लोग जाते हैं और उसमें बहुत सारे चेकअप्स हैं, हेल्थ चेकअप्स हैं, लकी ड्रॉ हैं और लिमिटेड होने की वजह से मात्र पूरे साल वर्ष में 800, 700, 800, 900 यात्री जा पाते हैं। अभी तक वो यात्रा भी 22 दिन 24 दिन की थी, पर अब सरकार ने जो इंडियन बॉर्डर जो है हमारा चाइना इंडिया नेपाल बॉर्डर, वहाँ तक मोटरेबल रोड बना दी है और धारचूला के रास्ते आगे नाभी टांग ओम पर्वत वो रास्ता मोटरेबल हो गया है। एक रास्ता ये है, लेकिन ये इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू है, लकी ड्रॉ होता है, सरकार की परमिशन होती है, इसमें प्राइवेट ऑपरेटर्स अभी तक नहीं है अलाउ। दूसरा रास्ता इन्होंने शुरू में खोला था, कुछ वर्ष 2 वर्ष चला दार्जिलिंग के थ्रू, वहाँ से 2200 किलोमीटर की जर्नी थी, तो वो ज़्यादा देर नहीं चल पाया, खर्चा भी ज़्यादा था। अब 3 बॉर्डर 3 जो हमारे सीमाएं हैं नेपाल के साथ तिब्बत की, वो उन्होंने खोली हुई हैं। एक रास्ता काठमांडू से 200 किलोमीटर कैरुंग बॉर्डर आता है, मोटरेबल रोड है, वो है। नेपाल में बॉर्डर तक नेपाल का वाहन जाता है, गाड़ी बस, और उसके आगे फिर उनकी चाइनीज़ बसेस आती हैं, कोचेज आती हैं कंफर्टेबल गाइड के साथ, परमिशन के साथ, और पूरा एस्कॉर्ट चलता है पायलट उनके सुपरविजन में, पायलट कार के साथ। खाने की व्यवस्था, सामान ले जाने की व्यवस्था, यात्रियों को सर्विसेज प्रोवाइड करने की व्यवस्था वो हमारी नेपाली टीम करती है। वो हम नेपाल से कुक लेके चलते हैं और शेरपा लेके चलते हैं जो लोगों को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये यात्रा हम 500 फीट सी लेवल पे हम लोग नॉर्मल लाइफ व्यतीत करते हैं और ये यात्रा 10,000 फीट से आरंभ होती है, स्टार्ट होता है बॉर्डर जो है वो 10,000 फीट और अप टू 16,000 फीट तक हमारा स्टे रहता है और एक स्थान पर हम 18,500 फीट ऊंचाई को क्रॉस करते हैं। तो हाई ऑल्टीट्यूड की वजह से बॉडी में चेंजेस आते हैं, उसका रखना, उसका देख रेख, उसकी विजिलेंस, उसको मॉनिटर करना, वो मेरा काम होता है, जिससे कि यात्रा सुगम बने। और वहाँ कुछ नहीं, कोई विषम परिस्थिति नहीं है। सुनीत जी, रोकना चाहेंगे, एक एक चीज़ थोड़ा सा हम समझना चाहेंगे। आपने बताया जो रास्ते हैं, कई रास्ते बताए जो नेपाल से होके जाते हैं या और जो चाइना ने खोले हैं, सुगम रास्ता कौन सा है? क्योंकि लोग यही जानना चाहते हैं कि सबसे सुगम रास्ता कौन पड़ेगा, आसान रास्ता कौन पड़ेगा? सबसे सुगम और शरीर के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद सरलता वाला रास्ता नेपाल से सड़क के रास्ते, जो 13 दिन 12 दिन 14 दिन का होता है। डिपेंड करता है ट्रैक अपनी आप कितनी दिन, जितना आप धीमा धीमा चलेंगे ऊपर ग्रेजुअली बढ़ेंगे। जैसे हम भारत में लेह लद्दाख जाते हैं, 24 घंटे 48 घंटे एक्मेटलाइज करते हैं, एक जगह स्टेबल होते हैं लंग्स की फंक्शनिंग को नॉर्मल करने के लिए। ऐसे ही वहाँ पर हम 2 दिन विश्राम लेते हैं 10,000 फीट पे जाके। 10,000 फीट के ऊपर जब बॉडी आती है तो उसमें मेजर प्रेशर पड़ता है सांस की, जिसको लोग डराते हैं कि वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है। नहीं का तो बढ़ती नहीं, अड़ती नहीं, पब्लिक है वहाँ रह रही है। और नेपाल से वो बॉर्डर जो केरुंग बॉर्डर है, ये अभी खुला है। जब नेपाल में अर्थक्वेक आया था उसके बाद से, उससे पहले नेलम बॉर्डर था, तातोपानी, अब ये नया बॉर्डर खोला है। यहाँ से आगे सारा रास्ता बस से है, पड़ाव है, रहने की व्यवस्था होती है, एक कमरे में 4 आदमी की व्यवस्था दी जाती है। और उसके पीछे भी अर्थ होता है कि ऊंचाई पे जाने के बाद जब ऑक्सीजन कम होती है तो सबसे पहले बॉडी जो है वो रिलैक्स, लेजी आता है, आदमी होता है, इरिटेशन होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, चिड़ होती है, मतलब अनियमितताएं होती हैं। तो अगर 4 आदमी हैं रूम में तो एक सपोर्ट रहता है, प्रेजेंस होनी चाहिए, जिससे कभी कोई किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। कोई शरीर के अंदर हर एक की अपनी अपनी एक लिमिट होती है शरीर की। कुछ लोग छुपा भी लेते हैं, बताते नहीं हैं कि हम पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं। बिल्कुल। सिर्फ एक
ध्येय होता है कि कैलाश चले जाएं और वहाँ मुक्ति मिल जाएगी। ऐसी धारणा ये भी गलत है। उनकी मुक्ति होती है, बाकी सबका बंधन होता है। बिल्कुल। तो सुनीत टंडन जी, जिन्होंने 2005 में यात्री बनकर यात्रा शुरू की थी कैलाश मानसरोवर की, और उसके बाद अब श्रद्धालुओं को वो खुद ले जाने लगे हैं। और कितने आपकी टोली में कितने श्रद्धालुओं को आप एक बार ले जाते हैं वहाँ? देखिए, कम से कम हमारे को जो परमिशन है वो अब है 25 आदमियों की। अगर 25 से हम नीचे ग्रुप बनाएंगे तो उसका परमिट का चार्जेस और बढ़ जाता है, तो कीमत बढ़ जाएगी टूर की। तो उसको कंट्रोल में करने के लिए सबसे पहले तो मिनिमम हमारे को 24-25 का हमें रखना पड़ता है। अच्छा, कोई अगर जाना चाहता है वहाँ, तो आप कीमत की बात आई, तो कितना खर्चा वहन करना होता है उसे, और सरकार की तरफ से भी क्या कुछ राहत मिलती है? जी, सबसे पहले तो मैं माननीय आदरणीय योगी जी का धन्यवाद दूंगा कि गत 4 वर्षों से उनकी सरकार जो है इस यात्रा को 1 लाख रुपए का प्रोत्साहन देती है प्रति व्यक्ति। यात्रा करके आने के बाद डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं, हमारा सर्टिफिकेट, वीज़ा कॉपी, डिक्लेरेशन सबमिट होता है। एक बार की यात्रा के लिए जीवन में आपको एक बार सिर्फ 1 लाख रुपए राशि सब्सिडी मिलती है। यात्रा के पश्चात आपके अकाउंट में अपने आप से प्रोसेस हो जाता है और 31 मार्च क्लोजिंग से पहले पैसा आपके पास आ जाता है। लग कितना जाता है? सन 2019 तक, जब तक यात्रा चल रही थी कोविड से पहले, तब तक इस यात्रा का खर्चा लगभग 1.5 लाख रुपए आ रहा था। 1.5 लाख, जिसके अंदर वहाँ पे यात्रा में जरूरी सामान, इसी कीमत में जरूरी कपड़े, बैग, भोजन, दवाइयाँ, ट्रैवल इंश्योरेंस, बोर्डिंग, लॉजिंग, दिल्ली टू दिल्ली, जिसमें कि हवाई यात्रा, हवाई भाड़ा, दिल्ली काठमांडू दिल्ली भी शुल्क इसमें शामिल था। उस समय और अब आज के समय में डॉलर का जो डिफरेंस है, चूँकि जो यात्रा का परमिट है वो लगभग $1400-1500 का परमिट लगता है, तो वो प्रति व्यक्ति 15 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये भी लगाया तो 15,000-20,000 का तो आपका खर्चा ही अतिरिक्त आ जाएगा। और जो चाइना की तरफ से परमिट की फ़ीस का अभी इन्फॉर्मेशन आ रही है, फरवरी एंड तक क्लियर हो जाएगी, तो 10% वो भी बढ़ाएंगे, तो लगभग यात्रा जो है वो 2 लाख के आसपास बैठेगी जी। एयर फेयर भी बढ़ गया है, बोर्डिंग लॉजिंग भी कॉस्ट इफेक्ट आया है। जो पहले 1.5 लाख थी, बंद हुई थी, अब 2 लाख में जाके बैठेगी, 2, 2.25, 2.5, 2.10 जैसे भी है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जो लोग यात्रा करने जाना चाहते हैं, तो आप क्या क्या उनके लिए सावधानी, क्या क्या चीज़ें देखते हैं, क्या उनके पास होना चाहिए, उनकी एज कितनी होनी चाहिए, उनके अंदर किस प्रकार की बीमारी नहीं होनी चाहिए, क्या क्या उसमें आपके मानक होते हैं? जी, देखिए, न्यूनतम मिनिमम एज जो है वो बालक, बच्चा इतना बड़ा होना जरूर चाहिए जो अपनी कोई परेशानी व्यक्त कर सके, बॉडी में कोई चेंजेस आ रहे हैं तो हम मानते हैं उसको 14-15 साल का बच्चा जो है, उससे नीचे के बच्चे को ले जाना उचित नहीं है, समझाना नहीं चाहिए। उनकी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको तो परमिट देना है प्रति व्यक्ति, वो इन्फेंट भी है उसको भी उन्होंने उतना ही चार्ज लेना है, और बुजुर्ग है उसको भी देना है। 70 वर्ष तक की सीमा है सरकार की तरफ से, 70 ईयर्स तक का जा सकता है। अब आती है शरीर के अंदर बीमारियां। तो आज की डेट में इतना बिजी शेड्यूल है आदमी का, और डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर, ये नॉर्मली सब लोगों को होता है, काफ़ी लोगों को होता है। तो इंडियन गवर्नमेंट का जो रास्ता है उसमें मेडिकल चेक होता है, उसमें डायबिटिक, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर वाले अलाउड नहीं है। नेपाल के रास्ते कोई चेकअप नहीं है, वो फ्री है। तो वो जो हम टूर ऑपरेट करते हैं उनकी तरफ से कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी प्रकार की कोई जांच नहीं है। लेकिन अस्थमा भी शामिल है, ये तो बताया जो आपको मैंने कि नॉर्मल बीमारी होती है, अभी उस बीमारी का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, वो बताऊंगा कि वो जा ही नहीं सकते। जी। इन वाली बीमारी के लोग मेडिसिन अपनी कैरी करें, प्रॉपर जो उनकी मेडिसिन हैं, नॉर्मल मेडिसिन लेके जा सकते हैं, क्योंकि इधर की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई रोक नहीं है, कोई जांच नहीं है। और जिनको स्टेट पड़ गया हो जा सकते हैं, जिनको अपने फैमिली डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, कार्डियोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि हाइट पे जाना है। मैंने पहले भी बताया कि हर एक की बॉडी, हर व्यक्ति का अलग अलग आपका बॉडी का एक सिस्टम होता है, इम्यूनिटी होती है, कितनी स्ट्रांग है बॉडी, कितनी वीक है, वो डॉक्टर नहीं बता सकते। लेकिन
लोग बताते नहीं हैं। अगर किसी को अस्थमा है, अस्थमेटिक है, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, छोटा भी हो, नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मेडिकल असिस्टेंस हम ही लोग हैं, हमारे शेरपा हैं, ट्रेन गाइड हैं, अप्रूव्ड गाइड हैं, सर्टिफाइड गाइड हैं, जो चेहरा देख के बता देते हैं कि हाई ऑल्टीट्यूड अटैक आपको आ रहा है या बॉडी में प्रॉब्लम आ रही है, देख के। बट क्योर करना है तो उसका एक ही इलाज है, हाइट से फौरन नहीं चलाओ। क्योर का अगर आपको किसी को ठीक करना है, उसकी कोई मेडिसिन नहीं है। अगर वो अटैक में आ गया है, उसमें प्रॉब्लम में आ गया है लेस ऑक्सीजन की, तो उसको सीधे नीचे लाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक अपने आप आदमी खड़ा हो जाता है। तो अस्थमेटिक आदमी को नहीं जाना चाहिए। हाँ, अगर हार्ट वाले हैं, स्टंट है या बाईपास वाला, तो डॉक्टर ही बोलते हैं कि आप 8 साल आप पीछे हो गए, जवान हो गए आप, क्योंकि वैसे सारी आपकी नहीं पड़ती हैं, और स्टंट वाले को चेक करा के जाना चाहिए। बाकी जो दूसरी नॉर्मल मेडिसिन हैं, नॉर्मल बीमारी हैं, वो तो मेडिसिन लेके और अपने साथ साथ हम क्या करते हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस कराते हैं। तो ट्रैवल इंश्योरेंस में वो सबसे पहले कैलाश यात्रा के लिए जो इंश्योरेंस कंपनी है, अबव 50 वालों के लिए वो, या अबव 60 वालों के लिए वो कुछ जांच लेते हैं, ECG, ब्लड शुगर, ये सब वो रिपोर्ट्स लेते हैं अपने आप को सेव करने के लिए। तो उसमें भी काफ़ी कुछ प्रकाश पड़ जाता है कि आदमी की क्या कंडीशन, नहीं तो आदमी छुपाता है, बताता ही नहीं है। अच्छा, आप जब इतनी बार जा चुके हैं और बहुत सारे लोगों को ले जाते होंगे, इस दौरान कुछ यात्री, कुछ श्रद्धालुओं में एक जो सिम्टम होते हों, परेशानी की बात आती हो, वो किस प्रकार की परेशानियां आती हैं, उस समय वो क्या सावधानी रखें, क्या उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे इंडिया से जो लोग जा रहे हैं, दक्षिण भारत से जो जा रहा है, उसको तो ठंड दिल्ली में भी लगेगी, हिमाचल में भी लगेगी। जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं या पहाड़ की साइड के जो लोग हैं, उनके लिए ठंड कोई ऐसी कोई विशेष चीज़ नहीं है। तो वहाँ ठंड का तो कोई प्रकोप नहीं है, ऐसा ना कोई डर है। ऑक्सीजन कम होने की वजह से जो आपके शरीर में जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करनी चाहिए, वो खाने और पीने से होती है, पानी से होती है, उसकी कोई दवाई नहीं है। और वो लोग कुछ अपने निजी डर की वजह से कि साहब हम पानी पिएंगे तो हमें वॉशरूम जाना पड़ेगा, यूरिन होगा, हम कौन ठंड में गाड़ी रुकेंगे, तुरेंगे, जाएंगे, रोड चल रही है, लैट्रिन जाना पड़ेगा, तो भोजन कम कर दिया। अब भोजन कम करना और पानी ना पीना सुसाइड है। कोई इसमें परमात्मा क्या करेगा? आपको परमात्मा ने शरीर दिया है, खाना दिया है, पीना दिया है, पानी दिया, तो उसको पूरा भोग करिए ना। सिर्फ अपने निजी लाभ के लिए कि साहब मेरे को प्रॉब्लम होगी, मुझे रात को उठना पड़ेगा या मुझे बार बार पेशाब आती है, इसलिए पानी नहीं पीऊंगा। पानी नॉर्मल लेना है, जो जितना यहाँ लेते हैं। हम पूरे दिन में 2 लीटर पानी तो मस्ट है जी। और हम सबको जो हम अपना एक किट बैग देते हैं पूरी यात्रा से रिलेटेड, उसमें फ्लास्क होता है, मग होता है, पूरी किट होती है प्रॉपर। हर वक्त 24 घंटे गर्म पानी अवेलेबल होता है, उपलब्ध होता है हमारा किचन में। जब स्टेशन हो जाती है किचन, तो हम लोगों को कहते हैं आप प्लीज़ इतना हमारे को कर दें, इन्फॉर्म कर दें कि आपके पास पानी नहीं है, ख़त्म हो रहा है, तो हम उसको रिफ़िल कर देते हैं। नॉर्मल पानी तो वहाँ पूरा चिल्ड होता है वाटर, तो उसको दोनों को मिला के कोसा पानी लेते रहना चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर में 2-2 घूंट, 1-1 घूंट पानी अगर ले लेते हैं, 2 दिन का जो हमारा एक्मेटलाइजेशन है, जो पहला पड़ाव है 10,000 फीट पे, उस पर अगर इस चीज़ को फॉलो कर लिया, प्रॉपर डाइट आपने ली, पेट खाली नहीं रहना चाहिए, प्रॉपर आपने पानी पिया, तीसरे दिन आदमी नॉर्मल होता है जैसे वहाँ के लोग रह रहे हैं। फिर उसको कोई हाई ऑल्टीट्यूड अटैक नहीं, कोई लंग्स के अंदर पानी नहीं जाना, कोई निमोनिया नहीं, कुछ नहीं होगा। ये तो बातें जो लोग जाना चाह रहे हैं और जो लोग अभी सोच रहे हैं उनके लिए हो गई। अब आप करीब औसतन आप 30 बार वहाँ पहुँच चुके हैं, वहाँ का कुछ अद्भुत अलौकिक चीज़ें आपको लगी हों जो आपके साझा करना चाहें, चूँकि बहुत सारे लोग जो नहीं जा पाए या जो नहीं जा सकते हैं, उनके लिए निश्चित तौर पर एक अच्छी जानकारी होगी। 2005 में जब पहली बार बात आई जानने की, मैं उसी चीज़ पे आ रहा हूँ। मेरे को एक फ़ोटो मिली, अमरनाथ यात्रा के जो लंगर लगाते हैं उनमें से एक दिल्ली में एक लंगर लगाती थी सोसाइटी, उसने एक पिक्चर दी, फोटोग्राफ दी। वो इतना बड़ा फोटोग्राफ लैमिनेटेड था, कैलाश का स्काई ओवरव्यू, स्काई व्यू। वो विश्व का एक सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग है।
जितने भी आप मंदिर शिवालयों में जाते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, उसके सामने नंदी बैठे होते हैं। अगर उसका ओरिजिनल देखना है, प्रतिरूप नहीं, ये सारे प्रतिरूप हैं उसके, वो है ओरिजिनल वास्तविक शिवलिंग। सी लेवल से, समुद्र तल से उसकी ऊंचाई है लगभग 21,000 फीट और 52 किलोमीटर की उसकी परिक्रमा है। जलहरी है, जिसे हम योनि बोलते हैं, जलाधारी बोलते हैं। वो व्यू देखा तो ये तो शिव जी, ये कहाँ है? बोले यही तो कैलाश है। कैसे जाएंगे? नेपाल के थ्रू जाते हैं, एजेंट ले जाते हैं, एजेंट मिल गए, सब कुछ कार क्या चाहिए? कुछ नहीं, पासपोर्ट चाहिए, कोई और परमिशन की जरूरत नहीं है, वीजा हो गया, परमिट हो गया, सब कुछ हो गया, आरंभ यात्रा। अब महाराज जी साथ थे, तो जब तक गुरु साथ है आपके पास तो आपको तो कुछ विशेष मिलेगा ही मिलेगा। नॉर्मल आदमी जो जाएगा बेचारा, वो तो देख के आ जाएगा, पहाड़ है, पत्थर है, पानी है, बर्फ है। कैलाश मानसरोवर स्थान, कैलाश पर्वत है, मानसरोवर झील है और एक स्थान और है, ब्रह्मा पर्वत। एक पर्वत है 4 मुख का, जिसमें से लंबी सी दाढ़ी जैसी बर्फ प्रतीत होती है। ब्रह्मा पर्वत क्यों कहा? उसका साक्ष्य है, वहां से नदियां निकलती हैं, सिंधु निकलती हैं, सतलुज निकलती हैं, करनाली निकलती हैं, 3 तो हो गई। चौथी नदी निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मा के पुत्र जी। तो ब्रह्मपुत्र हमने तो नाम नहीं रखा, आपने नहीं रखा, ना हमारे पिताजी ने रखा, ना याद नहीं, पुराना पौराणिक नाम, आदिकाल से नाम आ रहा है। तो ब्रह्मा पर्वत तो साक्ष्य की जरूरत ही नहीं, प्रमाण की। बिल्कुल। अब मानसरोवर झील है, अंग्रेज या नासा या लोग वैज्ञानिक उन्होंने रिसर्च करा, बोले ये तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है ओवरहेड वाटर टैंक है, एडेबल वाटर, क्योंकि तिब्बत में मोर देन 500 सॉल्टी लेक्स हैं, मीठे पानी की एकमात्र झील है और चारों तरफ से जल आता है, समा जाता है। किसी भी पात्र में आप जल डालेंगे तो एक लिमिट पे जाके ओवरफ्लो होगा, ओवरफ्लो होता ही नहीं, जल आ रहा है, उसमें समा रहा है, निरंतर आ रहा है और वेग में आ रहा है चारों तरफ से। इसके बगल में एक और पौंड है, सागर है, उसमें मछलियां नहीं है, उसमें कोई जीव ऊपर नहीं तैरता है, कोई बर्ड नहीं आती है। इधर हंस आते हैं, ब्यूटीफुल बर्ड्स मिलती हैं हमारे को। वहाँ या तो मिलता है कौवा या मिलती है चील। वाह, सॉल्टी लेक है। अच्छा, वो सॉल्टी वाटर है, आप उसको नहीं रख सकते, ग्रहण नहीं कर सकते, जीभ पे नहीं रख सकते। उसका नाम है राक्षस ताल, हमने तो नहीं रखा। रावण कथित जैसे है, कथा है, रावण जब शिव जी के महाभक्त थे जी, उन्होंने जब तपस्या करी और शिव जी से वरदान लिया, तो वो स्थान है जहाँ पर रावण ने शिव जी को बैठ के सामने, वो स्थान ऐसा है बिल्कुल आमने सामने बैठे हैं। मानसरोवर से आपको साइड पोज देगा, राक्षस ताल से सीधे समझ बिल्कुल सामने फेस है। जो अब कैलाश जो पर्वत है, उनका जो फेस है पूरा आगे बर्फ से ढका हुआ है। हम फोटो में देखते हैं महादेव की त्रिनेत्र है, वहाँ त्रिनेत्र देखिए प्राकृतिक है, उस बर्फ के बीच में बिल्कुल त्रिनेत्र बना हुआ है, ऊपर जटाएं बनी। जब वेग से बादल आते हैं तो गंगा नजर आती है, साक्षात नजर आती है गंगा, और मस्तक पे पूरे त्रिपुंड। नीचे उतरते हैं उसमें, तो जब हम निकट जाते हैं कैलाश जी के, तो हम देखते हैं अरे यहाँ तो कुछ बना हुआ है गुफा सी, सप्तऋषि गुफा है। वो सप्तऋषि किसने बताया? पौराणिक है ना, 7 ऋषियों का स्थान है वहाँ। सप्तऋषि गुफाएं प्राकृतिक बनी हुई हैं, जैसे आप मेडिटेशन के लिए बैठते हैं ऐसे आदमी बैठता है। वो यूट्यूब पे भी आप चेक कर सकते हैं, सब चलता है। सामने एक पर्वत और है, मंदिर में जाते हैं तो भोलेनाथ के परम भक्त सामने बैठे होते हैं नंदी जी, उस मुद्रा में वो पहाड़ है, पर्वत है, प्रकृति है। हमारे को सनातन को प्रकृति की तो पूजा है, यही तो हमें बताया गया है। भगवान शब्द दिया गया है हमें। भगवान का अर्थ क्या है? भूमि गगन अग्नि नीर वायु, भगवान। पांचों के पांचों अक्षर हैं, पांचों आपके पंच तत्व हैं। तो 5 तत्वों को हमने ऑलमाइटी माना है, ईश्वर माना है, पांचों का आपको वहां पे प्रेजेंस है।
क्षीर सागर की जो बात चल रही है वो बस शास्त्र बोलते हैं कि वो क्षीर सागर है। विष्णु जी साक्षात यहाँ पे शेषनाग पे सैया पे विराजित हैं। और जो हमारे 51 जो हमारी पीठ है शक्ति, उसमें सती की हथेली है। हम आगे वो हथेली भी जाते हैं, बैठते हैं जाके। तो महादेव, विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का स्थान प्राकृतिक रूप में, कोई मूर्ति नहीं है, कोई किसी प्रकार की भी मैनमेड कोई क्रिएटिविटी नहीं है। और स्थान 108 किलोमीटर की परिक्रमा झील की, अथाह झील की, 54 किलोमीटर की जलहरी, 21,000 फीट का शिवलिंग। 21,000 फीट का? 21,000 फीट का तो पर्वत है, बिल्कुल बिल्कुल, सी लेवल से जी। हम वहाँ पे 14,000 पे होते हैं तो हमारे को हम ऐसे देखते हैं कैप गिर जाएगी आपकी। हम 14,000 फीट, 14,500 मानस सरोवर से प्रथम दर्शन होते हैं तो हम ऐसे देख, और जब नज़दीक पहुँच जाते हैं, जब परिक्रमा में जाते हैं तो आप ऐसे तो देख ही नहीं सकते, देखना ही आपको ऐसे ऊपर करना पड़ेगा। और 4 मुख हैं जी, चारों मुख की अपनी विशेषताएं हैं। लाइव पर्वत है, आज तक वर्जिन है, कोई आज तक उस पर चढ़ नहीं पाया है बिल्कुल किसी प्रकार का। कोई उसके ऊपर आपका एरोप्लेन या कोई एयरक्राफ्ट नहीं उड़ सकता। चाइना है ना, वो तो नहीं मानते ना इन बातों को, उड़ा ले, उड़ाएं, करें। तो वहाँ कोई प्रमाण की जरूरत नहीं, कोई परीक्षा की जरूरत नहीं, ये साक्षात शक्ति है, ये शक्ति है, अभी भी विराजमान है, विराजित है। एक देश जो चीन है, जो पड़ोसी मुल्क है, वो भी लोहा मान रहा है, मानता है। उसकी तमाम तकनीक बेकार है इसके आगे। पहले यात्रा में गुरुजी ने बताया, जब परिक्रमा में चले तो पत्थर जो पड़ा कड़ा कड़ा, जी, जैसे हम लोग नर्मदा नदी से निकाल के जो हम लाते हैं, नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापित करते हैं, वहाँ पे जितने भी कंकड़ पत्थर हैं सबको उठा के दिखाया, लाए हम। अब अवसर नहीं मिला आपसे एकदम, आज जो क्या कृपा हुई है उसकी, जो हम दिल्ली से यहाँ आके आपसे मिले हैं जी, हर पत्थर पे स्वास्तिक, गणेश जी छवि जी, मानो तो है बिल्कुल, और हर कंकड़ पे, हर पत्थर पे है। वर्षों से तपस्या कर रहे हैं वहाँ पे, और देखे पत्थर धरे, इसमें ओम है, और एक नहीं है, फोड़ो उसे, तोड़ दीजिए, अंदर है, दूसरी तरफ है ओम, स्वास्तिक का निशान, गणपति का निशान, देवी देवताओं के दर्शन, जो छवि आपको उसे दिमाग में है वो वहाँ मिल जाएगी, वो उनकी फैक्ट्री है। देखिए, जो लोग कैलाश मानसरोवर नहीं पहुंच पाए हैं, उनके लिए वहाँ की वाकई में अद्भुत, अलौकिक ऐसी चीज़ों को जो आप बता रहे हैं, जो आज भी वहाँ जो शक्ति विराजमान है, साक्षात उसके एक समान दर्शन ही कराना है। चूँकि 30 बार कैलाश मानसरोवर जो लोग हो आए हों, यानी आप हो आए हैं, उनके लिए आप समझ सकते हैं कि कितना पुण्य कमाया होगा, या वहाँ की जो चीज़ें हैं वो वाकई में 1-2 बार जाकर आप बहुत सारी चीज़ें नहीं प्राप्त कर सकते, बहुत सारी चीज़ें नहीं हासिल कर सकते, या बहुत सारी चीज़ों से अनभिज्ञ रहते हैं। आप वहाँ कड़कड़ में एक समान, वहाँ के हर क्षेत्र से जो अति प्राचीन इलाका है, वहाँ की एक एक चीज़, एक एक उसका वर्णन कर रहे हैं। चूँकि कैलाश मानसरोवर की यात्रा हर एक श्रद्धालु चाहता है। बहुत सारे लोग जिनकी जो उम्र दराज हो जाते हैं वो नहीं कर पाते हैं, या फिर बहुत सारे लोग जो बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं वो नहीं कर पाते हैं, और जो लोग फिट रहते हैं वो जाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जा पाते हैं। उनके लिए ही आज हमने ये शो रखा कि वो जान सकें कि कैलाश मानसरोवर वहाँ कैसे जाया जा सकता है, वहाँ क्या क्या अद्भुत चीज़ें हैं, क्या क्या अलौकिक चीज़ें हैं। और जो चाइना है वो बहुत कुछ जो आज तमाम विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति ला चुका है, लेकिन वो भी आज वहाँ मात खा रहा है। तो ये अपने आप में एक बिरली चीज़ है, एक अलग चीज़ है, और इसको हर कोई मान भी रहा है। आखिर में हम आपसे जानना चाहेंगे सुमी टंडन जी, कि जो लोग आपसे संपर्क करना चाहें वो कैसे संपर्क करें, जिन्हें जाना हो कैलाश मानसरोवर, उनके लिए ज़रा बताइए, वो आपसे संपर्क कर सकें और आप उनके लिए एक रास्ता, सुगम रास्ता बनाएं। उससे पहले मैं एक बात और बताऊंगा जो बात रह गई थी। यहाँ पर आपको सारी ऋतुओं का जी अनुभव उस यात्रा में सारी 5 ऋतु मिलेंगी। वाह, प्रकृति के अंदर एक ही स्थान पे खड़े होके आप मिट्टी,
बालू, रेता, रेगिस्तान, जल, वाह, पहाड़, ग्रीनरी मतलब वनस्पति और बर्फ। एक दृष्टि में चारों पांचों प्रकृति पूरी मिलेगी रास्ते भर में। रास्ते में चलेंगे आप। ये चल रहे हैं रेगिस्तान पे, इसके बाद उधर पीछे सामने देखा तो अरे उसके पीछे देखो मैदान है, उसके पीछे जल है, वो पीछे पहाड़ है, उसके ऊपर बर्फ है, बीच में ग्रीनरी है। ओह, अच्छा, वनस्पति चूंकि ऑक्सीजन कम है तो वनस्पति का साइज छोटा होता जाता है। ये भी महाराज जी ने बताया, हमें नहीं मालूम था कि बोले यही पेड़ है, इतनी जो वहाँ पे वनस्पति है जिसको हम घास समझ रहे थे, बोले यही है पेड़, क्योंकि वो उसकी हाइट नहीं होती। 12,000 फीट पे 14,000 फीट पे जाके तो जब ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो वनस्पति ग्रीनरी कम हो जाती है। बिल्कुल। और जलवायु के बारे में बोले अनुभव तो ऐसा है कि 12 बजे हम दोपहर में सूर्य जब देवता ऊपर होते हैं तो मानसरोवर में जाते हैं, डिप करते हैं, सनबर्न हो जाता है और पानी जो है वो एकदम अत्यंत शीतल। कई बार सवेरे 5 बजे 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त पे गए तो बर्फ तोड़ी, कांच बर्फ का जो कांच जम जाता तोड़ के फिर एंटर किया जल में। पूरब साइड पे जो किनारा है, आप वहाँ पे परमिशन नहीं है जाने की। पहले शुरू में यात्रा वहाँ जाती थी, हारचू बोलते हैं। उस मानसरोवर झील में से घास निकल के आती है बाहर, गोले बन के गुच्छे, उनको लेके हम उस समय में आते थे। और जैसा किसी ने एक्सपीरियंस पुराने लोगों ने समझाया, जो वहाँ के नेपाली शेरपा थे, कि सर ये जो घास है ये ऐसे नहीं है मामूली घास, इसको आप गर्भवती महिला के सिराने रख दीजिए, जिनको रात को स्वप्न आते हैं डरावने उनके पास सिराने रख दीजिए, बच्चों के सिराने रख दीजिए, सब गायब। तो वो एक अलग अजूबा मिला, अब नहीं मिल पाती वो घास, हमारे पास रेयर है, अब शायद एक आध पीस रखा हो, पहले तो बहुत बाटी है। मानसरोवर जल है, अमृत है, सालों साल रखा रहता है, अमृत जी। उसको हम गंगा जल में अपना मिला के जब चलाते हैं जिससे कि खत्म ना हो, समाप्ति पे ना आए, कुछ नहीं होता, कोई कीड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं। लोग गंगा जल मिलाते हैं और उसमें गंगा जल में आप उसका जल मिलाते हैं। हम क्या करते भाई, मानसरोवर से जल अब जैसे 2 साल से नहीं आ पा रहा है, सॉरी 1 मिनट, तो 2 वर्ष से नहीं आ पा रहा है, तो क्या है कि महाराज जी बोले बेटा ये तो इस तरह से तो संभव ही नहीं है और पता नहीं यात्रा कब बंद हो जाए। वही हुआ, तो बोले जितना जल आप पात्र से निकालें उतना गंगा जल उसमें कर दें, तो वो पात्र उतना ही रहेगा मानसरोवर जल। फिर वो मानसरोवर जल हमेशा उतना ही रहेगा, कभी समाप्त होएगा ही नहीं। गंगा जल भी तो वहीं से आ रहे हैं, भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा सब पीछे से, केदार, बद्री, गंगोत्री, जमुनोत्री वो नीचे ही तो हैं कैलाश के। अगर आप मानचित्र देखेंगे तो तिब्बत ऊपर है, नीचे हमारे ये चारों तीर्थ हैं। वहाँ से गैंजेस निकली हैं, पहले रुद्र रूप में आई हैं, फिर देवताओं से मिली है, फिर ऋषि के केश में आई है, फिर हरि के द्वार पे आ गई हैं। बिल्कुल, हरिद्वार आ तो गई। ये स्थानों के नाम दिए गए। बिल्कुल, तो वही है यहीं से। अब आखिरी हम फिर अब चलेंगे संपर्क के लिए जो बात आपने जी। पूछी थी, तो हमारा टेलीफोन पे, ईमेल आईडी पे और व्हाट्सएप पे सब मेरे संपर्प होते हैं। मेरा कोई किसी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है जी। ये भी मैं कहूँगा महादेव का धन्यवाद है कि आज 17 वर्ष 20 वर्ष के बाद पहली बार मैं कहीं किसी कुछ जगह बैठ के इसका वर्णन दे रहा हूँ। नहीं तो मेरे पास सारा जो मेरे यात्री गए हैं माउथ टू माउथ, शब्द टू शब्द जो है वो क्लाइंटल है हमारे पास, वही हमारे आपस में सर्कल पे एक्सचेंज होते हैं नंबर्स कि आप टंडन जी जा रहे हैं इनके साथ जाइए, हम हो गए हैं तो आप इनके साथ जाइए। तो एक मेरा टेलीफोन है, मोबाइल नंबर, उसी नंबर को, वही संपर्क है मेरा, वही मेरा कार्यालय है, वही मेरा संपर्क शॉप है। देखिए ये भी संयोग था कि मैं खुद कहूँ कि कैलाश मानसरोवर जाने की इच्छा होती है, पता नहीं प्रभु कब ले जाएंगे, लेकिन आज देखिए ऊपर वाले की कृपा थी कि अकस्मात आपसे मुलाकात हो गई, बिना किसी प्रयोजन से, बिना पूर्व किसी कार्यक्रम, निर्धारित कार्यक्रम से आपसे मुलाकात हुई। और दर्शकों के लिए हम विशेष आपसे अनुरोध किए कि कैलाश मानसरोवर दरअसल बहुत सारे लोगों की, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो जाना चाहते हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ों को लेकर के वो नहीं जा पाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें अब उनके लिए आज आपने ओपन कर दी। निश्चित तौर पर उनके लिए बहुत बड़े लाभ का काम आपने किया है, और वो अब मूड बनाएंगे और या जाने की तैयारी करेंगे तो वो ज़रूर वहाँ तक पहुँचेंगे। और उन लोगों के लिए भी आपने बता दिया जो लोग नहीं जा सकते हैं। और फिलहाल आप कैलाश मानसरोवर से जुड़ी हुई बहुत सारी वो कहानियाँ, बहुत सारे वो किस्से ज़रूर देखें इस वीडियो में, और ज़रूर कमेंट के जरिए अगर कोई जिज्ञासा है तो वो भी आप
आप उसमें अपना मांग सकते हैं, जान सकते हैं, उसका जवाब भी आपको मिलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमः शिवाय, हर हर महादेव। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।